साल 2002 में पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी जा रही थी। एक सरकारी हुक्मनामे के जरिए एक ऐसे इम्तिहानी बोर्ड को बनाया गया जिसका मकसद कहा जाता है कि सब कुछ बदल देना था। तो चलें आज उसी तारीखी दस्तावेज यानी आगा खान बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002 को जरा गहराई से समझते हैं। तो ये देखिए, ये कोई आम सा कागज नहीं है। ये वो असल कानूनी दस्तावेज है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ऑर्डिनेंस नंबर 114 साल 2002 और हुकूमत पाकिस्तान की ये मोहर इस बात का सबूत है कि ये एक कौमी सतह का बहुत अहम फैसला था। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही ज़हन में आता है कि आखिर 2002 में अचानक से एक नए इम्तिहानी बोर्ड की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्या जो निज़ाम पहले से मौजूद था वो ठीक काम नहीं कर रहा था? इस फैसले के पीछे असल वजह क्या थी? और उस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। सारा राज तो इस ऑर्डिनेंस के शुरू के चंद जुमलों में ही लिखा हुआ है। तो चलें देखते हैं कि इस बोर्ड के पीछे विजन क्या था। सबसे पहली और शायद सबसे अहम वजह तालीम के मेयार को बेहतरीन बनाना, उसे एक नई बुलंदी तक ले जाना। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मुल्क के तालीमी मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था। लेकिन ठहरें, बात सिर्फ मेयार की नहीं थी। एक और बहुत बड़ा मकसद था, लोगों को चॉइस देना कि वो अपने लिए बेहतर रास्ता चुन सकें। और साथ ही साथ जो पहले से सिस्टम चल रहा था ना, उसको बेहतर बनाने के लिए एक मिसाल कायम करना। मतलब ये सिर्फ एक नया बोर्ड नहीं बन रहा था, ये तो पूरे निज़ाम के लिए किस्म का चैलेंज था। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात। हुकूमत ये सब अकेले नहीं कर रही थी। ये असल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में से एक थी। यानी हुकूमत और आगा खान यूनिवर्सिटी मिलकर ये काम कर रहे थे। अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि इतने सारे इदारों में से आगा खान यूनिवर्सिटी ही क्यों? ऑर्डिनेंस इसका जवाब भी खुद ही देता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तालीम की बसीरत, महारत और तजर्बा था। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी सोच थी। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि बोर्ड बनाया क्यों गया। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि इस बोर्ड ने करना क्या था? इसका असल काम क्या है? इसका मिशन क्या है? ऑर्डिनेंस इसके काम को बड़ा वाज़ेह तौर पर बताता है। इसको एक पूरे साइकिल की तरह समझें। नंबर 1, ये मुल्क के कौमी निसाब को फॉलो करेगा। फिर इसी निसाब की बुनियाद पर इम्तिहानात बनाएगा और उन्हें मुनक्कद करेगा। इसके बाद तुलबा की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और आखिर में कामयाब होने वालों को ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिनकी वैल्यू न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी हो। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि इस बोर्ड के दिए हुए सर्टिफिकेट्स को पूरी तरह से माना जाएगा। यानी ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि तुलबा और उनके वालिदैन के लिए एक कानूनी गारंटी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस बोर्ड का काम सिर्फ इम्तिहानात लेना नहीं था। ये अंग्रेज़ी, उर्दू और दूसरी ज़ुबानों में भी इम्तिहानात मुनक्कद कर सकता है, तालीमी इदारों को अपने साथ रजिस्टर करता है और शायद सबसे अहम काम, असातिज़ा की पेशावराना डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग पर भी फोकस करता है, क्योंकि जाहिर है बेहतरीन उस्ताद ही तो बेहतरीन तालिब इल्म तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो ये नया बोर्ड बन तो गया, लेकिन ये था किसके लिए? क्या कोई भी स्कूल या तालिब इल्म उसके जरिए इम्तिहान दे सकता था? चले देखते हैं कि इसकी पहुंच कहां तक थी। इस मामले में ऑर्डिनेंस बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, निजी शोबे के लिए यानी तमाम प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर, उस तक रसाई मुकम्मल है। उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब बात आती है सरकारी इदारों की, तो उनके लिए ये इख्तियारी है, यानी ऑप्शनल है। मतलब अगर वो चाहें तो सरकारी मंजूरी के बाद इस बोर्ड को अपना सकते हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं है, उन्हें चॉइस दी गई है। और ये बोर्ड किस लेवल तक के इम्तिहानात ले सकता है? तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल तक, यानी तालीम के तमाम बुनियादी और अहम मराहिल तक इम्तिहानात लेने का इख्तियार रखता है। चलें अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सवाल की तरफ। इतना बड़ा इदारा, इसको चलाता कौन है? इसे रन कैसे किया जाता है? और इसकी आज़ादी और जवाबदेही यानी ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे रखा गया है? ऑर्डिनेंस इस बोर्ड के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ऑटोनोमस, यानी खुद मुख्तार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अपने फैसले खुद करने में आज़ाद है, ताकि ये अपने मकासद को हासिल कर सके बगैर किसी दबाव के। इसे बनाया ही एक आज़ाद इदारे के तौर पर गया था। लेकिन ये खुद मुख्तारी ऐसी नहीं कि इस पर कोई चेक ना हो। इसमें अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया गया है। एक तरफ तो आगा खान यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इसकी निगरानी करते हैं, दूसरी तरफ इसको कौमी तालीमी निज़ाम से भी जोड़ा गया है।
اس کے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز یعنی IBCC کا ایک ممبر بھی شامل ہوتا ہے، بلکہ اس بورڈ کا جو ہیڈ ہے وہ خود بھی IBCC کا ممبر ہوتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ بورڈ باقی نظام کے ساتھ مل کر کام کرے، تو یہ آزادی اور ذمہ داری کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ تو یہ ساری تفصیل دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب کوئی حکومت تعلیم جیسے اہم شعبے میں ایک نجی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اس پر اتنا بھروسہ کرتی ہے، تو اس سے مستقبل کے لیے کون سے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔